तो हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे आज की इस वीडियो में हम मूल अधिकार के रिमेनिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको पता होगा इससे पहले मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित, सॉरी, फंडामेंटल राइट्स नॉट ड्यूटीज। तो आप देखिएगा, इसमें पहला जो क्लास था हमारा, उसमें हमने कंप्लीट नोट्स कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। फिर सेकंड क्लास से हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं और सेकंड और थर्ड मिला करके हमने लगभग 90 क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। तो इस वीडियो में हम 90 से आगे के क्वेश्चन यानी कि 91 से लेकर के और आगे जहां तक पहुंच जाए, कोशिश रहेगी कि हम 130 तक क्वेश्चन कवर कर लें। तो इससे पहले अगर आपने बाकी पार्ट्स एटलीस्ट आपने अगर मूल अधिकार वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। पिछले 3 वीडियो पॉलिटी के आप देख लीजिए। अब हम चूँकि सीधे अब क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि नोट्स वाला पार्ट जो है वो पहले ही हमने कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है, जा कर के देख लीजिए। तो डायरेक्ट हम 91 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज का पहला सवाल जिसमें आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सही नहीं मिलाया गया है इसमें। जैसे अनुच्छेद 23 आपको पता होगा, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक संविधान के भाग 3 में लिखे गए हैं। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर रखी हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के और 35 तक एक-एक अनुच्छेद मैंने आपको बता दिया है अपने नोट्स वाले वीडियो में। आई होप कि आप उसे देख चुके होंगे। तो अनुच्छेद 23 कह रहा है मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध, यानी कि मानव का दुर्व्यापार, महिलाओं बच्चों का व्यापार करना, फिर बलात् यानी बलपूर्वक उनसे श्रम कराना, यानी कि कार्य कराना, वो नहीं चाहते हैं कार्य करना फिर भी जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। तो इस पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 23 के द्वारा, बिल्कुल सही है यह। अनुच्छेद 24 में कह रहा है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी सही है। अनुच्छेद 24 में यह बोला गया है कि कारखानों में बालकों का नियोजन नहीं किया जा सकेगा, यानी कि जो अल्प आयु के बालक हैं उनको कारखानों में या किसी भी ऐसे फैक्ट्री में नहीं लगाया जाएगा जहां पर कोई ऐसा जैसे विषैला गैस या दवा इस टाइप का कोई चीज़ बनाया जाता हो। हालाँकि और भी नियम है जिसमें साफ़ किया गया है कि कोई भी जो कम उम्र का बालक होगा, 18 वर्ष से कम उम्र का, उसको कहीं भी कार्य नहीं कराना है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। फिर अनुच्छेद 26 देखिए, धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है इसमें, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है धार्मिक समुदायों द्वारा, या फिर उसका कोई संगठन होता है उसके द्वारा, या पर्सनली कोई व्यक्ति भी कर सकता है अपने धर्म से संबंधित। अब अगला देखिए, अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 29 गलती है यहाँ पर दोस्तों। अनुच्छेद 29 में ये नहीं बोला गया है। अनुच्छेद 29 जो है उसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संरक्षण किया गया है, यानी कि हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनके हित में फैसला लेना, उनके हितों का संरक्षण किया गया है। और ये जो बात लिखा गया है ये आर्टिकल 30 में है, न कि 29 में है। तो आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। बाकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखाता हूँ। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर था। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन और अधिकार ये अनुच्छेद 30 से प्राप्त होता है, यानी कि इसमें जो भी शिक्षण संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अधिकार की जो बात किया गया था अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, ये आर्टिकल 30 में है। 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में लिखा गया है। फिर आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे ही 24 में देखिएगा, कारखानों इत्यादि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है। फिर 26 में क्या है, 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, जो हमने यहाँ पर देखा है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आपने पढ़ा होगा। अनुच्छेद 31 क्या है, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित था, लेकिन इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया था संपत्ति का जो अधिकार है, और उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरस्त किया गया था।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है। पहला है मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध, आर्टिकल 23 बिल्कुल सही है, हमने अभी देखा था। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही देखा था। ये आर्टिकल 29 में है और इनके शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का जो है वो अनुच्छेद किस में था, 30 में था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में है, बिल्कुल सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत खुद सुप्रीम कोर्ट रीट वगैरह जारी करता है। और देखिएगा अगला है शिक्षण या शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये आर्टिकल 31 में नहीं है। ये किस में है, आर्टिकल 30 में, ये हमने अभी पढ़ा था। आर्टिकल 31 किससे संबंधित था, संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिसको संपत्ति के अर्जन से संबंधित था, जिसको हटा दिया गया है, निरस्त किया जा चुका है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सुमेलित नहीं है और यही इसका सही जवाब है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने एवं संचालित यानी उसका प्रशासन करने का अधिकार देता है। अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, ये है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण की बात की गई है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, और अल्पसंख्यक वर्ग अगर अपना कोई मनपसंद शिक्षण संस्थान खोलना चाहते हैं, उसका मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो इसका अधिकार उनको दिया गया है आर्टिकल 30 में। और 31 था संपत्ति के अधिकार से संबंधित, जिसको हटा दिया गया। और अनुच्छेद 29 आपको पता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और फिर अनुच्छेद 26 भी हमने देखा था अभी। अनुच्छेद 26 में क्या था, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। और ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की जो स्वतंत्रता है, ये सभी धर्मों के लिए है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आगे बढ़ें अब। और 93 आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा वही था, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने का संरक्षण देता है। सही उत्तर है आर्टिकल 30, जिसमें अपने रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अधिकार या धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को यह दिया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपने रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सो दैट ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं आपको, एक है कथन और दूसरा है इसमें कारण। कथन क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। देखिए बिल्कुल सही बात है, संविधान का जो अनुच्छेद 30 है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण की बात की गई है, और हालांकि हितों के संरक्षण की बात 29 में है, और 30 में है शिक्षण संस्थाओं, अपने मनपसंद या अपने रुचि के अनुसार जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसकी स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन अब इसमें अल्पसंख्यक वर्ग कौन होगा, ये बात क्लियर नहीं किया गया है, उसके लिए कोई परिभाषा नहीं दिया गया है, इसलिए कथन सही है। कारण में कह रहा है कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। देखिए कारण स्वतंत्र रूप से तो सही है, लेकिन जो कथन है उसके लिए यह व्याख्या सही नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार आप देखिएगा कि ए और आर दोनों सही तो है, लेकिन व्याख्या सही नहीं होने के कारण ऑप्शन ए गलत हो गया और ऑप्शन बी को हम सही मान रहे हैं। अब आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए यहाँ पर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1), इसमें कहा गया है कि धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। फिर अनुच्छेद 32 के दूसरे खंड में क्या बोला गया है, शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा के आधार पर किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। यानी कि जब राज्य यानी कि स्टेट या फिर सरकार उसको अनुदान देगा, वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, तो यह नहीं देखेगा कि उसका मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, किस भाषा या किस धर्म के लोगों द्वारा किया जा रहा है। तो इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग
जो है उस शब्द की परिभाषा तो नहीं दिया गया है और इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता दिया गया है। इस प्रकार आप देखिए कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं। सीधे तौर पर आप समझिए कि अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। क्या इसका कारण ये है कि संविधान में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता दिया गया है? देखिए संविधान में इसकी मान्यता दी गई है भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग का परिभाषा क्यों नहीं दिया गया है, ये इसका कारण नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें इसको गलत बोला गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान किसको मान्यता देता है? धार्मिक अल्पसंख्यकों को, भाषाई अल्पसंख्यक को, या धार्मिक और भाषाई दोनों को? अभी हमने पढ़ा ही था दोस्तों, धार्मिक और भाषाई दोनों ही आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता भारतीय संविधान में दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? यानी कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को जो लागू किया जाता है, इसकी शक्ति किसमें निहित है, किसके पास है यह? तो देखिए ये लागू कराने की जो जिम्मेदारी है वो न्यायालय को है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। आपको पता भी होगा, हमने नोट्स में भी पढ़ा था कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वो डायरेक्ट कोर्ट जा सकता है, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट जाए या फिर उच्च न्यायालय जाए, दोनों ही जगह जाने के लिए वह स्वतंत्र होता है। तो 97 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन डी। आप देखिएगा यहाँ पर संविधान का अनुच्छेद 13 12 से 35 तक है, मौलिक अधिकार मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत दी गई है और उच्च न्यायालयों को यह अनुच्छेद 226 के तहत दी गई है। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित कोई भी ऐसा अधिनियम जो असंवैधानिक हो या जो संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकार के किसी उपबंध को समझिए कि एक तरह से उस पर प्रभाव डालता हो, नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता हो या उसके विसंगति में है, उसके विरुद्ध में है, तो ऐसे में जो न्यायालय है, वह विधानमंडल द्वारा पारित ऐसे अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो सीधे तौर पर समझना है, मौलिक अधिकारों को लागू कराने का शक्ति किसको दिया गया है या उसका सुरक्षा करने की गारंटी कौन लेता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। क्योंकि चाह कर भी सरकार, चाहे वह राज्य का हो या केंद्र का हो, मौलिक अधिकारों के विरोध में कोई भी ऐसा नियम या अधिनियम नहीं बना सकती है। क्योंकि ऐसे में अगर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को लगता है कि ये नियम जो है वो मौलिक अधिकारों के विरोध में बनाया गया है या इसके नियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उसको असंवैधानिक घोषित किया जाएगा कोर्ट द्वारा। अगला सवाल आप देखिएगा, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो अभी हमने देखा था न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। देखिएगा यहाँ पर भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध में अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट वह, यानी जिसका मौलिक अधिकार छीना जा रहा हो, वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत वह उच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं, यानी कि उच्च न्यायालय प्रदान कर सकता है, उच्च न्यायालय वह व्यक्ति जा सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? अभी हमने देखा सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षक एवं भारतीय संविधान का अभिभावक यानी कि गार्जियन माना गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना गया है? तो ये तो हमने देख ही लिया, न्यायपालिका को। 101 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना गया है? हमने देखा था अभी उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय
संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। तो ऑप्शन डी गलत हो गया, क्योंकि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? यह है कोर्ट यानी कि न्यायालय, जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि जो उच्च न्यायालय होता है राज्यों का, वह भी इसमें शामिल है। आप देखिएगा, मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है, न कि राष्ट्रपति। इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, यानी कि ये गलत कथन है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? ऑप्शन है आपके पास संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार या सभी। देखिए, सबसे पहले तो अनुच्छेद 32 में क्या है? अनुच्छेद 32 में आपको पता है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये बात हमने पढ़ा था। यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें है निश्चित तौर पर, और इसलिए हम ये कहेंगे कि अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए अधिकार दिया गया है या शक्ति दिया गया है किसको? उच्चतम न्यायालय को। और ये मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, पिछले कई क्वेश्चन में हमने देख भी लिया है। तो सीधी-सी बात है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किसको प्रवर्तित कराया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए ही। अच्छा देखो, प्रवर्तित का मतलब यहाँ परिवर्तित से नहीं है, परिवर्तित अलग चीज़ हुआ। परिवर्तित का मतलब हुआ चेंज करना, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? उसको चेंज कर देना। लेकिन यहाँ पर प्रवर्तित का मतलब है उसको लागू कराना। मान लो कहीं अगर मौलिक अधिकार लागू नहीं है, किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, तो उसको प्रवर्तित कराना, यहाँ पर मौलिक अधिकार को लागू कराना, ये किसका कार्य है? यह शक्ति दिया गया है अनुच्छेद 32 के तहत संविधान के मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराना, ये सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्राप्त है। आप देखिएगा, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, कई बार पूछा गया है, 1-2 एग्जाम नहीं बल्कि 4-4 एग्जाम में पूछा गया है। आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक को या कौन से अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? हमने ये भी पढ़ा था अभी पिछले किसी क्वेश्चन में, या नोट्स अगर आपने देखा होगा, पॉलिटी जो मूल अधिकार का नोट्स मैंने बताया है, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। आप जाके सीधे प्लेलिस्ट चेक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे जाइए और प्लेलिस्ट चेक कीजिए पॉलिटी का। तो हमने पढ़ा था दोस्तों कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात की गई है, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कही गई है। आप यहाँ देखिएगा दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उनका कथन है कि यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान का कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, यानी कि वह कौन सा ऐसा अनुच्छेद है या हिस्सा है संविधान का, जो समझिए कि एक तरह से उसका प्राण है। शरीर में से जैसे प्राण निकलने के बाद शरीर का कोई कीमत नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है, वैसे ही यहाँ पर है कि संविधान का कौन-सा ऐसा अनुच्छेद है या भाग है जिसको संविधान का आत्मा माना जा सकता है, जिसको हटाने पर संविधान शून्य हो सकता है। तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यानी कि अनुच्छेद 32 के सिवाय बाबा साहब किसी और अनुच्छेद का नाम नहीं लेना चाहते थे, और यह संविधान की आत्मा है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संविधान की उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा माना गया है। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसका मूल उद्देश्य अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी तथा प्रभावी, सुलभ और संज्ञेय उपचारों की व्यवस्था करना है। यानी प्रभावी तरीके से और सुलभ तरीके से मूल अधिकारों को इम्प्लीमेंट किया जा सके, इसके लिए
अनुच्छेद 32 का प्रावधान किया गया है। फिर लेटेस्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2024 का, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? अनुच्छेद 32 होगा, सीधी सी बात है, हमने अभी पढ़ा था। अच्छा, अगर अनुच्छेद न रहता ऑप्शन में तो फिर इसमें उद्देशिका यानी कि प्रिएम्बल भी आंसर हो सकता है, अगर हम संविधान की आत्मा की बात करें तब। अगला सवाल जिसमें कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, ऑप्शन किस प्रकार के होंगे ये आपको मालूम है। क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। अब देखिए यहाँ पर निश्चित तौर पर यह भी सही है। अनुच्छेद 32 में हमने यही पढ़ा था कि अनुच्छेद 32 का कार्य क्या है? मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन कराना, यानी कि कहीं उसका हनन हो रहा है तो उसको वहां पर प्रभावी तरीके से लागू कराना। तो निश्चित तौर पर कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए को चूज करेंगे। ए और आर दोनों सही है और आई ए जो है उसकी सही व्याख्या आर करता है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रीट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रीट का प्रयोग कर सकता है। और देखिए ये मैंने पढ़ाया भी था। और अनुच्छेद 32 जो है, जो इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात किया गया है, उसी में ये सभी रीटें जारी करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि यदि किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति विशेष का मौलिक अधिकार अगर छीना जा रहा हो तो वो जिसके द्वारा भी छीना जा रहा हो वहां पर मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए चाहे जो भी उचित रीट हो, चाहे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो, परमादेश हो, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा जो भी हो, उसको लागू किया जाए। और ये सभी क्या है ये हमने नोट्स में बता रखा है, आप जरूर देखिए। दूसरा कथन कह रहा है संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। देखिए ये भी सही है क्योंकि संसद को ही यह अधिकार दिया गया है इस संबंध में कानून बनाने को। लेकिन ध्यान रखना है कि कानून इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि संविधान की उद्देशिका या संविधान का मूल ढांचा या ये यूं कहिए आपकी मूल अधिकार में कोई कमी न हो या फिर उसको छीना नहीं जाए। तो दोनों ही कथन यहाँ पर इस हिसाब से सही है। आप देखिएगा अनुच्छेद 32 के खंड 2 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह मूल अधिकारों में किसी को लागू कराने के लिए ऐसे निर्देश या आदेश या फिर रीट जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रीट इत्यादि आते हैं, इनमें से जो भी उचित हो उसका प्रयोग करें। तो कथन एक सही है। फिर अनुच्छेद 32 का खंड 3 जो है, इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों पर प्रभाव डाले बिना, यानी कि उच्चतम न्यायालय को ये जब सभी रीटें जो जारी करने की शक्तियां दी गई हैं उस पर बिना प्रभाव डाले या उच्चतम न्यायालय ने जो भी निर्णय सुनाया हो इस संबंध में किसी खास मुकदमे को लेकर के, तो उस मुकदमे पर जो उच्चतम न्यायालय का फैसला है उस पर बिना प्रभाव डाले संसद उच्चतम न्यायालय द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयुक्तव्य किन्हीं या फिर सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिकता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त करेगी। यानी कि मान लो मैं इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपने कई बार देखा होगा, अगर हाई कोर्ट में यानी कि उच्च न्यायालय में कोई ऐसा मामला आता है जो पहले से जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना कोई फैसला दिया हो, तो सीधे-सीधे उसका रेफरेंस यूज कर लिया जाता है कई बार हाई कोर्ट के द्वारा कि इस प्रकार का मामला था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इस टाइप का फैसला दिया और उसी को ध्यान में रखते हुए ये लोग फैसला सुना देते हैं। तो यहाँ पर यही चीज कहा जा रहा है कि मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला सुनाया है मूल अधिकारों के संबंध में, तो अगर संसद चाहे तो अपने क्षेत्र में उस फैसले के आधार पर मूल अधिकारों के लिए कोई ऐसा नियम या कानून लागू कर सकता है। तो ये अधिकार संसद को है और इसलिए ये दोनों ही सही है। अगला सवाल है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रीटें जारी करने की अधिकार रखता है। तो रीट जारी करने का अधिकार का मतलब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और यह किसमें है? अनुच्छेद
32 में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया। इसमें खंड 2 जो है अनुच्छेद 32 का, इसके तहत भारत के उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रीट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, परीक्षा और उत्प्रेषण रीट निकालने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी अपने राज्य क्षेत्र के संदर्भ में भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी विभिन्न प्रकार के रीटें निकालने की अधिकार दी गई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम संरक्षण माना जाता है? यह बंदी प्रत्यक्षीकरण को माना जाता है, जो कि एक प्रकार का रिट है जो जारी किया जाता है किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के द्वारा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के आलोक में। आप देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार के रिटें यानी कि प्रलेख जारी करने की शक्ति प्राप्त है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम संरक्षक माना जाता है। ऐसा क्यों है? यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी एक आदेश है जिसके द्वारा जिसे जिसे दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया है। इसके द्वारा बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। आपने सुना होगा जैसे कि अगर किसी पर एफआईआर होता है या किसी को पकड़ा जाता है किसी मान लीजिए केस में, तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना या नियत समय के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना, तो यही बंदी प्रत्यक्षीकरण है। यानी बंदी व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि भूखों मार दिया जाए, उसको एक निश्चित समय के अंतराल के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने या फिर संबंधित जो न्यायालय है वहां उसको प्रस्तुत करना अनिवार्य रहता है पुलिस के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता अभी हमने पढ़ा था दोस्तों। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण से ही है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। हालांकि यही इसका सही उत्तर भी है। देखिए, न्यायालय किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को गिरफ्तार किया गया है, चाहे वह अब देखिए गिरफ्तारी का तरीका हो सकता है गैर कानूनी हो या फिर असंतोषजनक हो, तो ऐसे में न्यायालय बंदी को तोड़ने का भी आदेश दे सकता है कि उसको बंदी नहीं बनाया जाए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब वही है जिसको बंदी बनाया गया है उसको प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय के सामने लाया जाए। परमादेश क्या होता है? परमादेश तब जारी किया जाता है और यह भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी है, यानी कि सरकारी जो पदाधिकारी होते हैं ऑफिसर, वो अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए कि जैसे किसी व्यक्ति को पेंशन का लाभ मिलना है, वो उसका अधिकार है, लेकिन सरकारी जो अधिकारी है, वह उसको लाभ नहीं देना चाहता है या नहीं दे रहा है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है और उसके अधिकारी के दुरुपयोग करने से होता क्या है कि जो आम जनता है, उसके अधिकार का हनन हो जाता है, यानी कि मौलिक अधिकार का हनन हो गया उसका। तो ऐसे में जब मौलिक अधिकार उसका छीना जा रहा है, तो वैसे में कोर्ट जो है वो परमादेश जारी करता है उस सरकारी अधिकारी के लिए। इसके बाद है आपका अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब है किस अधिकार से, सीधे तौर पर समझिए, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई मंत्री नेता कोई भी जो किसी ऐसे पद पर आकर बैठ गया है या नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, यानी कि जबरदस्ती आकर के और पद को धारण कर लिया है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उसके लिए अधिकार परीक्षा की रीट जारी करती है कि किस अधिकार से आप उस पद का उपयोग कर रहे हैं। तो उस पद पर कार्य करने से रोकने के लिए यह जारी किया जाता है। प्रतिषेध भी प्रतिषेध का मतलब सीधे है मना करना, या समझिए कि जैसे कोई निचला अदालत है जो अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपर की अदालत जो भी हो, चाहे वह हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वह उस निचली अदालत को रोक देता है आदेश जारी करके, जिसको हम प्रतिषेध बोलते हैं। तो यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका सही उत्तर था।
आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आगे अभी और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएँगे, मैं अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 इसके अनुसार उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको अंग्रेजी में हम हैबियस कार्पस कहते हैं, रिट को जारी कर सकता है। और ये अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ है? व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग। यह उन मामलों में लागू होता है जहां किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है, यानी कि उसको कानूनी रूप से नहीं, गैर कानूनी रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी पुलिस ने कोई नियम कानून नहीं बताया, बिना वारंट के ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, उसके घर वालों को सूचित भी नहीं किया कि हम आपके फलाने रिश्तेदार को गिरफ्तार किए हैं इस कारण से। तो ऐसे में होगा क्या, जो उसके रिश्तेदार होंगे, गार्जियन होंगे, वो कोर्ट चले जाएँगे कि भाई मेरे पुत्र को या मेरे फलाने को पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है और नहीं बताया जा रहा है कि क्यों पकड़ा गया है, कहाँ रखा गया है। तो ऐसे में कोर्ट सीधे-सीधे बोलेगा कि भाई उस व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने लाओ, सशरीर उपस्थित करो। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यही है। यदि जिसको पकड़ा गया है वो अवैध पाया जाता है कि नहीं, अवैध तरीके से उसको पकड़ा गया है, तो निरुद्ध व्यक्ति को, यानी कि जिसको बंदी बनाया गया है, उसको उसी समय आज़ाद करना होता है। चूँकि 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 एवं 21 का आपात की घोषणा काल में भी निलंबन नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 आपने पढ़ा होगा। 20 में क्या है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी दोष जब तक सिद्ध नहीं होता किसी व्यक्ति पर, तब तक उसको दंडित नहीं किया जा सकता है, उसको संरक्षित रखना रहता है। और 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, हमने पढ़ा था। तो ये आपातकाल में भी इनको निलंबन नहीं किया जा सकता है। अतः व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए यह एक अति महत्वपूर्ण रीट हो गई है, जिसको हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की दशा में राज्य के विरुद्ध जारी कर सकता है। वहीं उच्च न्यायालय को भी उन व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी कर सकता है जो अवैध या मनमाने ढंग से किसी व्यक्ति को निरुद्ध करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जाती है? मैंडमस, को वारंट, सर्टिओरेरी या फिर हैबियस कार्पस। देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाकी अगर हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ। मैडमस क्या है? मैडमस हो गया आपका परमादेश, को वारंट हो गया अधिकार परीक्षा, फिर हैबियस कार्पस अभी हमने देखा था बंदी प्रत्यक्षीकरण है यह, और सर्टियरी ये क्या है? यह है आपका उत्प्रेषण जिसमें गलत आदेश को रद्द किया जाता है, जो उससे ऊपर का कोर्ट होता है उसके द्वारा। तो आपसे पूछा क्या गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमने देखा था बंदी प्रत्यक्षीकरण में आता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया। अगले क्वेश्चन में आपको मिलान करना है और यहाँ आप निश्चित तौर पर समझ जाइएगा कि किस रीट को कब लागू किया जाता है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदे को प्रत्यक्ष रूप से लाइए कोर्ट में भाई। तो यहाँ पर क्या हो गया? सूचित कीजिए या किस अधिकार से, या हम आदेश देते हैं हमें चाहिए, या अधीनस्थ न्यायालय का लेख। तो देखिए हमें शरीर चाहिए, यानी शरीर के साथ बंदा चाहिए, तो हम इसको मिला देंगे इसमें। परमादेश कब जारी किया जाता है? जब सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपना कार्य नहीं किया जाता करता है या अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है, तो कोर्ट उसको आदेश देता है। मान लो कोई कर्मचारी है या प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं या जिला अधिकारी हैं, वो अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में नागरिक जो होगा या जनता जो होगा वो कोर्ट चली जाएगी कि देखिए भाई इनका ये काम है लेकिन ये काम नहीं कर रहे हैं। तो सीधे कोर्ट उनको आदेश दे देगा कि भाई हम आदेश देते हैं कि तुम्हारा ये दायित्व है, तुम उसका निर्वहन करो, यानी कि ये काम करो। तो आदेश देना, परमादेश का मतलब आदेश देना सीधे तौर पर। प्रतिषेध हमने पढ़ा था, प्रतिषेध क्या है? प्रतिषेध का मतलब है प्रोहिबिशन, यानी कि रोकना, मना कर देना। मान लो कोई निचला अदालत है जैसे जिला न्यायालय है, लेकिन उसके कार्य क्षेत्र में कोई मुकदमा नहीं आता है या कोई ऐसा मामला है जो उसके अधिकार से बाहर का है, फिर भी वह उसकी सुनवाई कर रहा है, तो ऐसे में इससे ऊपर का न्यायालय जैसे हाई कोर्ट हो गया, वो इस पर रोक लगा देगा कि भाई ये आपके अधिकार में नहीं आता है, इसकी सुनवाई आप नहीं कीजिए। तो अधीनस्थ न्यायालय के लेख में हम मिला देंगे इसको, प्रतिषेध को। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब क्या हुआ? पूर्णतया सूचित करना,
और अधिकार परीक्षा कब जारी किया जाता है? जब कोई व्यक्ति बिना किसी कानूनी अधिकार के किसी पद को धारण कर लेता है या उस पर बैठ जाता है, तब उससे पूछा जाता है कि भाई आप किस अधिकार से ये कार्य कर रहे हैं। तो ए को हमने मिलाया था चौथे में, ए को चौथे में मिलाना है तो ये दोनों गलत हो गया। फिर बी को हमने तीसरे में मिलाया है तो ये गलत हो गया। फिर सी को पांचवें में मिलाया है और डी को किस में मिलाया है? दूसरे में। तो डी को दूसरे में मिलाया गया है। डी को हमने दूसरे में नहीं मिलाया है, डी को पहला में मिलाया है, तो इसमें है यह, तो ऑप्शन सी सही हो गया इस हिसाब से। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हमें शरीर चाहिए, परमादेश यानी हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय का लेख, और उत्प्रेषण यानी कि पूर्णतया सूचित कीजिए अधिकार परीक्षा किस अधिकार से। अब अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नांकित में से देखिए दोस्तों, अगर आप समझ पा रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कौन गलत है ये बताना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ, तो ये तो सही है, यानी कि आपको बॉडी प्रस्तुत करनी होगी। परमादेश यानी कि वी कमांड, वी कमांड का, कमांड देने का मतलब क्या है? आदेश देना। कमांड देने, जैसे हम कंप्यूटर में कमांड फीड करते हैं तो कमांड देने का मतलब क्या? कंप्यूटर को आदेश दिया जाता है किसी कार्य के लिए कमांड देना। प्रतिषेध, प्रतिषेध में टू बी सर्टिफाइड, देखिए सर्टिफाइड, सर्टियरी आपने पढ़ा था, वो उत्प्रेषण में होता है। प्रतिषेध में तो रोका जाता है, अगर कोई मान लीजिए अपने अधिकार क्षेत्र में किसी निचला कोई न्यायालय है, उसके अधिकार क्षेत्र में कोई कार्य नहीं आता है फिर भी वो कर रहा है, तो मना करना, तो ये यहाँ पर गलत जा रहा है, यानी टू बी सर्टिफाइड यहाँ पर बिल्कुल गलत है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। देखिए प्रतिषेध में क्या है? अधीनस्थ न्यायालय का लेख, और अधिकार परीक्षा बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी यानी किस अधिकार से। तो अधिकार परीक्षा में ये पूछा जाता है कि किस अधिकार से भाई आप कार्य कर रहे हैं, तो ये भी सही है, ऑप्शन सी यहाँ गलत था। आप देखिएगा टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेषण रीट के लिए प्रयुक्त शब्दार्थ है, न कि प्रतिषेध रीट के लिए। बाकी सभी सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? प्रतिषेध को, परमादेश को, उत्प्रेषण को, अधिकार परीक्षा को, या इनमें से कोई नहीं? देखिए पोस्टमार्टम जो है यह उत्प्रेषण को कई कई बार कहा जाता है, क्योंकि आप देखिएगा उत्प्रेषण में होता क्या है, उत्प्रेषण में जनरली अगर कोई निचला अदालत जो है वो कोई गलत फैसला सुना देता है तो उस पर रोक लगाया जाता है, उसको फिर से सुनवाई किया जा सकता है, यानी कि री एग्जामिनेशन आप कह सकते हैं, दोबारा उसकी सुनवाई करना, और यह उससे ऊपर का न्यायालय करता है। तो किसी चीज को फिर से जांच करना तो पोस्टमार्टम टाइप ही आप समझ लीजिए, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। आप देखिएगा उत्प्रेषण रीट में उच्च और उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए किसी निर्णय की पुनः परीक्षा यानी री एग्जामिनेशन करते हैं, यह कार्य एक तरह का पोस्टमार्टम ही है। आयोग ने भी अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में ऑप्शन सी को सही उत्तर माना था। अगला प्रश्न है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहा जाता है? देखिए अगर निश्चित तौर पर याचिका न्यायपालिका द्वारा जारी की गई है, कार्यपालिका से कहा गया है कि वह ऐसा कार्य करे, तो ऐसा कार्य करे कहा गया है उसको, यानी कि उसको आदेश दिया गया है। और आदेश किस में दिया जाता है? आदेश जब दिया जाता है तो उसको हम परमादेश बोलते हैं, और परमादेश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मैंडमस। तो मैंडमस इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रोहिबिशन तो हो गया आपका प्रतिषेध, को वारंट क्या हो गया? अधिकार परीक्षा, और हैबियस कार्पस क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आई होप कि देखो अब इंग्लिश याद रखना भी कितना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस इंग्लिश में दे दिए गए हैं, हालांकि ये हिंदी में दिए जाने चाहिए था। ये भी एक तरह का मूल अधिकार आप कह सकते हैं। जब परीक्षा में चूज किया मैंने कि भाई हिंदी में मुझे देना है तो हिंदी में मिलना चाहिए था, हालांकि इंग्लिश भी याद रखिए, क्योंकि सीधा सीधा आयोग का कहना रहता है कि अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कोई
मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी में कुछ और लिखा है, इंग्लिश में कुछ और लिखा है, तो ऐसे में इंग्लिश वाले को ही माना जाता है सही। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही था। देखिए, परमादेश का आशय है हम आदेश देते हैं इस प्रकार की याचिका द्वारा कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कार्यपालिका का मतलब जो कार्य करता है, यहाँ सरकारी कर्मचारी को भी आप ले सकते हैं। सरकारी कर्मचारी को जो कार्य सौंपा गया है, उसकी नियमावली में वो कार्य छोड़ के वो दूसरा कार्य कर रहा है या वो उस कार्य को नहीं कर रहा है जो उसका दायित्व है, तब परमादेश उसको दिया जाता है न्यायालय के द्वारा कि भाई उस कार्य को कीजिए जो आपको शक्ति दिया गया है जिस कार्य को करने की, उस कार्य को कीजिए, यानी कि अपने दायित्व का निर्वहन कीजिए, उसको छोड़ के दूसरा काम नहीं कीजिए। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु कोई लेख यानी रिट जारी करती है तो उसे क्या कहते हैं? परमादेश कहते हैं। आदेश देने का मतलब सीधा-सीधा है परमादेश। आगे देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको मिलान करना है फिर से यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 117 है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2022 का क्वेश्चन है। मैं पूरा दिखाता हूँ। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और समानता का अधिकार। देखिए, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें आपने अनुच्छेद 15 में पढ़ा होगा जाति, धर्म, लिंग और जो रंग है इन सभी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। 17 में अस्पृश्यता का अंत है। तो ये समानता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अगर इतने भी याद हैं आपको, बाकी संस्कृति व शिक्षा का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो संस्कृति और शिक्षा के अधिकार यह अल्पसंख्यकों को दिया गया है किसमें? अनुच्छेद 29 और 30 में। और शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 23 और 24 में। अब देखिए, हम केवल बी को देखें कि बी को हमने 3 में मिलाया, तो बी के लिए 3 यहाँ है और यहाँ है, ये दोनों गलत हो गया। फिर अगर आप समानता के अधिकार को देखते हैं कि डी को हमने 1 में मिलाया, तो ये यहाँ पर है, तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। बाकी ए को हमने 4 में मिलाया है और सी को किस में मिलाया है? हमने 2 में मिलाया है, तो उस हिसाब से भी ये सही उत्तर है। आप यहाँ देख भी सकते हैं सही किस प्रकार मिलाया गया है, बाकी मैंने बता ही दिया है आपको। आई होप कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को ज़रूर सब्सक्राइब किया है, और जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है उनसे अनुरोध है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 118 नंबर, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में संविधान का अनुच्छेद है और 2 में उससे संबंधित प्रावधान है। सबसे पहले अनुच्छेद 16 का दूसरा खंड है यहाँ पर, फिर 29 का दूसरा है, 30 का पहला है और बाकी आगे हम देख लेंगे। तो यहाँ प्रावधान पढ़ लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अब देखिए, ये संपत्ति से संबंधित है और संपत्ति से संबंधित अधिकार अनुच्छेद 31 में थे जिसको निरस्त किया गया। अभी तक इधर 31 नहीं मिला। दूसरा क्या है? किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको हम अवसर की समानता बोलते हैं, अवसर की समानता। यानी कि जब भी अवसर की बात की जाएगी जैसे सार्वजनिक नियुक्ति की, तो सभी को समान रूप से, यानी कि खासकर धर्म, जाति या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में अवसर की समानता, और समानता आपने पढ़ा होगा, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक दिया गया है और इसमें 16 का दूसरा इसके बीच में आ रहा है, तो हम सीधे तौर पर इसको दूसरे में मिला देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और सी में इधर अनुच्छेद 31 का ए है और इधर क्या दिया गया है? सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर। हमने देखा था पिछले किसी क्वेश्चन में 10 या 20 मिनट पहले, आप देखोगे इसी वीडियो को पीछे करके, तो वहां मैंने बताया था कि अल्पसंख्यकों या अल्पसंख्यक वर्ग की कोई परिभाषा अनुच्छेद 30 में नहीं दी गई है, लेकिन ये कहा गया है कि अल्पसंख्यक भाषाई या फिर भाषा या धर्म के आधार पर माने जाएंगे ऐसे वर्ग को। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि चाहे वह धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो या भाषा के आधार पर, वह अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और उन्हें संचालित भी कर सकते हैं। यह अधिकार निश्चित तौर पर अनुच्छेद 30 में ही दिया गया है। देखिए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
अनुच्छेद 29 में है और वो अपने रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, जिसमें भी उनको इंटरेस्ट हो, वैसे वह शैक्षिक संस्था की स्थापना कर सकते हैं या उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 30 के तहत उनको अधिकार प्राप्त है। तो सी को भी हमने तीसरे में मिला दिया। अब बचता है बी, यानी कि 29 और 31। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 31 है तो इसको तो हम एक में मिला देंगे जिसमें संपत्ति की बात की गई थी। और चौथा है किसी भी व्यक्ति को धर्म, वंश, जाति, भाषा इनके आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर यह अनुच्छेद 29 की बात की जा रही है, तो 29 का दूसरा इसमें आ जाएगा। तो 29 का दूसरा यानी कि बी को हमने मिला दिया 4 में, और यहाँ पर डी को हमने किस में मिलाया था? 1 में। सी को हमने किस में मिलाया था? 3 में ही। तो ए को हम किस में मिला रहे हैं? 2 में। तो ए को 2, बी को 4, डी को 1। आप ऑप्शन देख लीजिए। इस हिसाब से ऑप्शन ए सही बैठ रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। बाकी आप यहाँ और सही से देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, अनुच्छेद 16 का दूसरा खंड किसी भी व्यक्ति के साथ केवल उसके धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के भी आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा या नहीं किया जा सकता है। 29 का दूसरा क्या कहता है? किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा जो संपोषित विद्यालय हो या शैक्षिक संस्था हो या राज्य से किसी भी प्रकार की सहायता उस शैक्षिक संस्था को मिलती हो, राज्य का मतलब यहाँ सरकार से है, सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता अगर उस शैक्षिक संस्था को मिलता है तो उसमें प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को या छात्र को, इस आधार पर कि वह किसी विशेष धर्म का है या उस जाति का है या उस वर्ग का है, उससे या रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 का पहला खंड सभी अल्पसंख्यक को, चाहे वह धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो या भाषा के आधार पर, वो अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, उनको संचालित भी कर सकते हैं। और 30 का पहला किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो आगे बढ़ा जाए अब। अगला सवाल 119 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गलत है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 बिल्कुल सही है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध कानून या संरक्षण, यह अनुच्छेद 23 में बोल रहा है। यहीं पर गलत हो गया क्योंकि अनुच्छेद 23 में क्या है? अनुच्छेद 23 में हमने पढ़ा था मानव का दुर्व्यापार या बलात्श्रम। बलात् लिखना उचित नहीं होगा, इसको बलात् लिखना चाहिए क्योंकि बलपूर्वक काम कराना, बलात्श्रम। देखिए इस पर रोक लगाया गया है, मानव का दुर्व्यापार नहीं करना है और बलपूर्वक उससे कोई श्रम वाला काम नहीं करा सकते हैं, यानी कि मजदूरी वगैरह। तो 23 गलत हो गया यहाँ पर। गिरफ्तारी के संबंध में जो संरक्षण है यह अनुच्छेद 22 में दिया गया है, तो बी जो ऑप्शन है यही गलत। बाकी अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण, अनुच्छेद 29, और अल्पसंख्यक वर्गों को अपने मनपसंद शैक्षिक यानी शैक्षणिक संस्था के क्रियान्वयन या फिर उसके स्थापना से संबंधित जो अधिकार है ये अनुच्छेद 30 में है। तो आई होप कि आप बात समझ पाए होंगे। बाकी यहाँ देख सकते हैं अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17, गिरफ्तारी की दशा में या बंदी बनाने की दशा में संरक्षण, यह अनुच्छेद 22, धर्म की स्वतंत्रता 25 और 29 में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है। अगला प्रश्न आप देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, यहाँ भी मिलाना है उपाधियों का अंत, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक की भाषा का संरक्षण और शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार तो अनुच्छेद 21 का आपको याद जरूर होगा। और देखिए उपाधियों का अंत, धार्मिक मामलों में के प्रबंध की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण। देखिए अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण हमने पढ़ा है सीधे तौर पर अनुच्छेद 29। धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता, अच्छा देखिए यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता हमने पढ़ा था अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 अगर नहीं दिया है तो हम अनुच्छेद 26 को चूज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ प्रबंध की बात की गई है। और 18 उपाधियों का निषेध। उपाधियों का निषेध ये एक प्रकार की समानता ही है कि किसी व्यक्ति को कोई विदेशी उपाधि नहीं लेना है, सभी व्यक्ति कानून की नजरों में समान है।
तो समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, इसलिए हमने इसमें मिला दिया। बाकी आप अब देखिए यहाँ पर कौन सूटेबल बैठता है। ए को हमने मिलाया है किसमें? तीसरे में, तो ए को तीसरा यहाँ और यहाँ है, ये दोनों तो गए। बी को हमने मिलाया है चौथे में, तो यहाँ पर, तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया। और सी को हमने किसमें मिलाया है? सी को हमने मिलाया है पहले में, अल्पसंख्यक वाला अनुच्छेद 29 में, तो पहले में है। और डी शिक्षा का अधिकार हमने बताया अनुच्छेद 21 का पहले ही, तो ये हो गया दूसरे में। तो इस हिसाब से ये सही है और यहाँ भी वही है, तो आप पढ़ सकते हैं जो चीज़ें मैंने मिलाया था। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़िए और पढ़ते रहिए, याद करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाता। मौलिक कर्तव्य यहाँ पर भी मिलाना है। इधर आपको संबंधित मुकदमा, केस या फिर संशोधन दिया गया है। फिर संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मूल ढांचे का सिद्धांत, इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध है। संविधान का अनुच्छेद 23 अभी हमने पढ़ा था, मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम, तो डी को तो हमने दूसरे में मिला दिया। अब आता है मौलिक कर्तव्य और संसद के अधिकार। मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है या नहीं, और मूल ढांचे का सिद्धांत। अब इसमें देखिए, सबसे महत्वपूर्ण केशवानंद भारती केस आपने जरूर पढ़ा होगा। इसमें मुख्य रूप से मौलिक अधिकारों के संबंध में संशोधन की बात की गई है, तो बी को हम चौथा में मिला देंगे। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन से संबंधित है और मूल ढांचा का जो सिद्धांत है वह मिनर्वा मिल केस से संबंधित। आप देख सकते हैं मौलिक कर्तव्य, ये जो है इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था और अनुच्छेद 51 ए में इसको जोड़ा गया था, भाग 4 ए बना करके, भाग 4 ए में आप कह सकते हैं। और 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है यह नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी, और फिर 51 ए में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये प्रसिद्ध जो केशवानंद भारती केस था 1973 का, उससे संबंधित है। मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा केस मिल से 1980, और संविधान का अनुच्छेद 23 तो मैंने बता ही दिया, मानव दुर्व्यापार से संबंधित है। अगला सवाल आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 122 जो है यूपीआरओ एआरओ 2023 का क्वेश्चन है। कौन गलत है ये बताना है। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा कथन गलत है। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, ये तो सही है। ये हमने नोट्स में भी पढ़ा है कि मौलिक अधिकार जो है, भारत में जो मौलिक अधिकार दिया गया है संविधान के भाग 3 में जिसको शामिल किया गया है, जो ये अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स के जैसा ही है, उसी पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। यहाँ पर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात इसमें की गई है। और भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, पूर्ण संघीय संविधान तो नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता है। अभी हमने पढ़ा कि मूलभूत जो ढांचा है संविधान का, उनको कभी भी संशोधित नहीं किया जा सकता है, ना ही उनको हटाया जा सकता है। तो बी सी डी तीनों ही गलत है यहाँ पर, तो हम ऑप्शन ए को चूज करेंगे। आप देखिएगा यहाँ पर भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है, ये अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं। इसके अलावा अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार भी लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी चीजें ली गई हैं। मृत्यु का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूलभूत अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक विशेषताएं भी पाई जाती हैं। प्रोफेसर के सी वेयर के अनुसार भारत का संविधान अर्ध संघीय है। देखिए, एकात्मक विशेषताएं और संघीय, संघीय का मतलब है राज्यों से भी सलाह लेना या राज्यों के पास भी पावर होना, और एकात्मक कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जैसे आपातकाल की स्थिति में या राष्ट्रपति शासन होने की स्थिति में, ऐसे में एकात्मक बोला जा रहा है क्योंकि वैसे में संघ को यानी केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। आगे आप देखिएगा, उच्चतम न्यायालय के अनुसार मौलिक अधिकारों सहित संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकता है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के साथ मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन और सामंजस्य
संविधान की मूल संरचना में शामिल है। ये ध्यान में रखना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एमपीपीसीएस प्री 2024 का क्वेश्चन है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की थी? देखिए, ये बताया गया था। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर कभी ऐसा केस आया कि राज्य ने जो नीति निर्देशक सिद्धांत अपना बनाया है वह मौलिक अधिकार से टकरा रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में हैं, तो ऐसे में मौलिक अधिकार को ही माना जाएगा और मौलिक अधिकार जब तक नहीं इम्प्लीमेंट हो जाता तब तक नीति निर्देशक सिद्धांत जो होगा उसको जीरो माना जाए, या जो भी कानून बनाया गया है उसको जीरो माना जाए, सरकार द्वारा जो भी कानून बनाया गया है। और ऐसी व्यवस्था भी है। और आप देखिएगा, इसकी घोषणा प्रमुख मद्रास राज्य और चंपक दोराइजन के बीच में जो मुकदमा चला था 1951 का, इसमें यह प्रमुख घोषणा की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आप देखिएगा, आपको मैं बता देता हूं, मद्रास राज्य बनाम चंपक दोराई राजन मामला, जो कि 1951 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें दोनों में संघर्ष की स्थिति में, दोनों मतलब कौन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर मौलिक अधिकार की व्यापकता घोषित की गई थी, यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों के बीच में अगर कोई टकराव होता है तो ऐसे में मौलिक अधिकार को व्यापक बताया गया है। ध्यान दीजिएगा कि मद्रास राज्य द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 46 के अनुसरण में मेडिकल कॉलेजों में सीटों के समुदाय आधारित आरक्षण का आदेश जारी किया गया था, जिसे मूल अधिकारों के अनुच्छेद 15 के खंड 1 और 29 के खंड 2 का उल्लंघन मानते हुए न्यायिक चुनौती दी गई थी। यानी जिसने भी पिटीशन दिया था उसने कहा था कि भाई अनुच्छेद 15 का 1 के आधार पर जो मूल अधिकार हमें दिया गया है, जिसमें जाति धर्म, अनुच्छेद 15 क्या है, जाति धर्म या वंश या रंग, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसका वहां भेदभाव किया जा रहा है, यानी कि इसको नहीं माना जा रहा है। 29 का दूसरा, जिसमें अल्पसंख्यक के वर्गों, अब देखो 29 और 15 दोनों तो को रिलेटेड हो गया, क्योंकि 15 में क्या है, जाति धर्म मूल वंश इन सभी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और 29 जो है इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। तो दोनों मिलता जुलता है, दोनों एक दूसरे का सपोर्टर है, ऐसे आप कह सकते हैं। तो दोनों के आधार पर चुनौती दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में मूल अधिकारों को नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर माना, कि पहले मूल अधिकार उसके बाद नीति निर्देशक तत्व, यानी कि पहले आवश्यक है मूल अधिकार को इम्प्लीमेंट कराया जाए। ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं बनेगा जो मूल अधिकारों को का हनन करे। और हमने पढ़ा भी था कि मूल अधिकारों को प्रवर्तन कराने का जो अधिकार है, शक्ति है, यह कोर्ट को ही दिया गया है। तो ऐसा करते हुए मद्रास राज्य द्वारा समुदाय आधारित आरक्षण प्रावधान किए जाने के आदेश को निरस्त किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा इस निर्णय के प्रभाव को दूर करने के लिए मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 15 के खंड 4 में जोड़ा गया, जिसमें यह बात कहा गया कि इस अनुच्छेद यानी 15 का 4 या फिर 29 के 2 की कोई भी बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यानी कि अब उसके बाद से आरक्षण का सिस्टम थोड़ा अच्छा हो गया। उस समय वो एक तरह से आरक्षण ही हुआ। मान लीजिए किसी पिछड़ी जाति या किसी अल्पसंख्यक वर्ग को ज़्यादा सीट दे दिया गया या उनके लिए सीट रिजर्व कर दिया गया, तो यह आरक्षण व्यवस्था थी जिसमें अनुच्छेद 15 और 29 का उपयोग करके वहां पर क्या किया गया था, उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। तो यहाँ पर 15-4 जोड़ दिया गया एक बाद में चल करके 1951 में जो संशोधन हुआ, और इसमें यह साफ कर दिया गया कि देखिए, अगर राज्य चाहे तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों या किसी पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए, जैसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। अब अगला सवाल देखिए, एमपीपीसीएस 1991 का क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया? केशवानंद भारती वाद। हमने अभी देखा मौलिक अधिकारों में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संशोधन नहीं होगा जिससे संविधान का जो मूल ढांचा हो, संविधान
का मूल ढांचा नहीं चेंज होना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, या फिर मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है वो नहीं खत्म होना चाहिए। तो आप देखिएगा उच्चतम न्यायालय ने सबसे पहले 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद तथा तत्पश्चात 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के वाद में अभिनिर्धारित किया कि संसद संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन आगे चलकर इसको कैंसिल किया। आप देखिएगा 1967 में गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य वाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाद के विपरीत संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन कर सकने पर रोक लगाने का निर्णय दिया, और यह साफ स्पष्ट किया गया। देखिए वर्तमान में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद के निर्णय के आधार पर संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति जो है वह सीमित है, प्राप्त है, इसलिए इसका आंसर ए को मान लिया गया है कि हाँ उसमें चेंज कर सकता है, लेकिन सीमित शक्ति है, उसके लिए फिक्स कंडीशन भी। भारती यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति जो है वह विस्तृत है यानी बड़ी है, लेकिन असीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी संशोधित कर दे, और वह मूल अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है किंतु वह संविधान के आधारभूत तत्वों यानी कि मूल संरचना को परिवर्तित नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन, और ये भी यूपी पीसीएस का है 2024 का, आप देख सकते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार आपको सजाना है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती। देखो सबसे बाद में केशवानंद भारती का ही है 1973 का, तो चौथा सबसे आखिरी में आएगा, तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गया। अब इसमें तो मुझे लगता है कि फिर ये लाइन से ही है, शंकरी प्रसाद के बाद सज्जन सिंह 1965, गोलकनाथ 1967 अभी हमने देखा था, और शंकरी प्रसाद कब 1951। तो ये लाइन से ही सजा हुआ है, ऑप्शन सी इसके अनुसार सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत यानी बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया। अभी हमने पढ़ा सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा कि देखिए भाई संसद जो है वह संविधान में संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है, मूल संरचना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ना ही कोई संशोधन किया जा सकता है। तो यह किसमें कहा था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, जो कि 1973 का वाद है। आप देख सकते हैं दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसका अनुमोदन फिर 1980 में मिनर्वा मिल्स के वाद में भी किया गया। निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की। निश्चित तौर पर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल देखिए दोस्तों, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम आपको बताना है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ये कब हुआ था दोस्तों, ये 1967 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में, और ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। आप देखो इसको मैं बता दूं, इससे पहले आप चाहें तो इस 3 पर भी आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों तो लाइन से ही है। तो एबीसी तो जहां भी होगा वो लाइन से होगा। देखो इसमें एबीसी लाइन से है, एबीसी यहां भी लाइन से है, ये दोनों गया। लेकिन अब इसमें से आप आंसर नहीं पहचान पाएंगे, तो आपको ए गोपालन और बनाम जो मद्रास राज्य का केस था इसको याद रखना पड़ेगा, और ये 1950 का बात है। तो 1950 इन सबसे पहले आएगा, यानी डी सबसे पहले आएगा, तो ऑप्शन सी को हम चूज करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ए गोपालन मद्रास राज्य के बीच में जो वाद था वो 1950 में हुआ था। फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ ये 1980। यहाँ पर एक छोटा सा व्याख्या भी मैं दिखा देता हूँ आपको। जो ए गोपालन वाला केस था 1950, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मौलिक अधिकार जो है यह अलग अलग है और एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, बाद में लेकिन इसको चेंज कर दिया गया था। फिर 1967 गोलकनाथ वाला जो केस था, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इसमें संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन
नहीं कर सकती है, ऐसा निर्णय सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। हालाँकि इसके ठीक बाद जब केशवानंद भारती केस आया तो इसमें ये बोला कि देखिए भाई, पिछले यानी कि जो गोलकनाथ वाला केस था, इसमें जो फैसला सुनाया गया था कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं करेगी, इसको चेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए संसद मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा यानी बेसिक जो स्ट्रक्चर है संविधान का, उसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। मिनर्वा मिल्स में इसी को और मजबूती से रखा गया, यानी कि इसको दोबारा दोहराया गया। तो समझिए कि ये पूर्णतः इसमें ठोस बनाया गया इसको। आई होप आप समझ पाए हो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को अधिक प्राप्त है। देखिए सबसे पहले अच्छा आगे पढ़ देता हूँ। यह मूल अधिकार है जो नागरिकों को प्राप्त है, यह न तो मूल अधिकार है और ना ही विधिक। देखिए मूल अधिकार था अनुच्छेद 31 में शामिल किया गया था और आपको पता है मूल अधिकार 12 से 35 तक अनुच्छेद इसमें आते हैं और 31 इसके बीच में ही है। लेकिन इसको बाद में संविधान संशोधन द्वारा चेंज किया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया और इसको कानूनी अधिकार, कानूनी का मतलब विधिक अधिकार में रखा गया। तो जहां भी मूल अधिकार बोला गया है ये तो गलत हो गया और विधिक भी नहीं बोला गया है तो ये भी गलत है। यह विधिक अधिकार है, लेकिन यह केवल नागरिकों को नहीं, सभी प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त है। ऐसा थोड़ी है कि जो विदेशी भारत में आएंगे तो वो संपत्ति लेके नहीं आ सकते हैं या पैसे अपने साथ नहीं लाएंगे, ऐसा नहीं है। सोना चांदी जो लेकर के आना है आए, पहन करके आए, लेकिन ये है उसका स्मगलिंग नहीं करे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। आप देखिएगा दोस्तों, एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया और संविधान के भाग 12 जो कि वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है, इसके अध्याय 4 में संपत्ति के अधिकार के रूप में स्थापित किया गया और इसे संविधान के अनुच्छेद 300 ए में के रूप में वर्णित किया गया या उसके रूप में इसको लिखा गया। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि जब अगर कानून चाहता है कि नहीं भाई उसकी संपत्ति जब्त कर लिया जाए, तभी उसकी संपत्ति जब्त करके उसको उसके संपत्ति से वंचित किया जाएगा। अब चूंकि संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता है व्यक्ति कि भाई नहीं ये तो मेरा मूल अधिकार है, आप मेरी संपत्ति को कैसे जब्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा गलत तरीके से संपत्ति कमाई है तो उसको जब्त कर लिया जाता है, घर तुड़वा दिया जाता है। अब देखिए यह स्पष्ट है कि वर्तमान में भारत में संपत्ति का अधिकार एक विधिक या कानूनी अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक हो, उसको प्राप्त है, क्योंकि मूल अधिकार ही जो है जो नागरिकों को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को। ऐसा नहीं है कि वह सभी को प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि एनसीईआरटी के अद्यतन संस्करण में संपत्ति के अधिकार का संवैधानिक अधिकार के रूप में उल्लिखित किया गया है, तो ये आप याद रख सकते हैं कि यह एक संवैधानिक अधिकार है, ये माना जा सकता है। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, मैंने बोला था कि 130 तक करूंगा, अभी भी इसमें आई थिंक कि 33 या 34 क्वेश्चन बचे हैं और ये मैं लास्ट पार्ट एक और वीडियो लेकर आऊंगा मूल अधिकारों का, उसमें कवर कर दूंगा। उसके बाद मूल अधिकारों का कंपाइलेशन आपको मैं दे दूंगा ताकि एक साथ आप नोट्स और सारे क्वेश्चन टोटल जो 160 प्लस क्वेश्चन है वो आप कर सकें। तो आखिरी क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस श्रेणी में शामिल है? अब तो यह कानूनी अधिकार है, अनुच्छेद 300 ए में शामिल है, भाग किस में है? भाग 12 में शामिल है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी और ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद एक क्लास मौलिक अधिकारों का और आना है, उसके बाद आपको कंपाइलेशन मिलेगा, यानी कि कंबाइंड वीडियो मिल जाएगा। मौलिक अधिकार के जितने भी वीडियो हैं सबको एक साथ मिला करके मैं दे दूंगा। दोस्तों इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और अगर इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें और कमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।